जब भी हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में कुछ एसेट क्लासेस आते हैं जैसे कि इक्विटी, गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। एंड एज एन इन्वेस्टर हम मानकर चलते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को इन एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई भी करते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है रियल एस्टेट के साथ, जहां उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा कैश लगता है। तो इसके सोल्यूशन में आए REITs यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां पर आप इंडिया की कुछ पॉपुलर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ कम से कम 5,000 रुपीज की शुरुआत के साथ ही। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये REITs क्या होते हैं और साथ ही में 5 स्टेप प्रोसेस के थ्रू इसे एनालाइज करना भी सीखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू Zerodha Varsity वीडियोस। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये REITs क्या होते हैं। कंसेप्चुअली REITs म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं। जैसे एक म्यूचुअल फंड में AMC पूरी अमाउंट को पूल करके फ्रॉम इन्वेस्टर्स उसे इन्वेस्ट करती है और ये इन्वेस्टिंग डिसीजन चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर या फिर फंड मैनेजर लेता है उस AMC का। ठीक उसी तरह REITs में भी एक ट्रस्ट बनाई जाती है जो अपने इन्वेस्टर से पैसों को पूल करती है यानी कि इकट्ठा करती है और उस अक्यूमुलेटेड अमाउंट को वो इंडिया की कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही REITs इंडिया की कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि शॉपिंग मॉल हो सकता है, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, हॉस्पिटल, IT सेक्टर के ऑफिसेज एक्सेट्रा। एज एन इन्वेस्टर अब आप कहोगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बेटर है क्योंकि 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन का, यानी कि ओवर टाइम आपके एसेट की वैल्यू का इंक्रीज होना, और दूसरा बेनिफिट मिलता है रेंटल इनकम का। लेकिन ये दोनों ही बेनिफिट्स हमें REIT की इन्वेस्टमेंट्स में भी मिलते हैं। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट REIT के यूनिट्स मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है। जैसे जैसे आपकी कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे ही REIT का NAV भी इंक्रीज होता है। और तो और REITs में भी हमें रेंटल इनकम मिलती है। जैसे स्टॉक्स में हमें डिविडेंड मिलते हैं, वैसे ही REITs में हमें रेंटल इनकम मिलती है। एंड एज पर लॉ ये रेंटल इनकम साल में 2 बार पे भी की जाती है। इन सब के अलावा REITs के कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो हमें नॉर्मल रियल एस्टेट में नहीं मिलते। जैसे कि आपको मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते, टेनेंट नहीं ढूंढना पड़ता, रेंट नेगोशिएशन नहीं करनी पड़ती एंड एक्सेट्रा। एंड इसी के साथ साथ एक और रूल भी है, उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली REITs को अपना 80% तक का अमाउंट उस कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होता है जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो। इसका मतलब ये कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उस कमर्शियल रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन में नहीं जाता। कुछ साल पहले REITs का सिर्फ एक ही फंड एक्सचेंज पर लिस्टेड था, लेकिन रियल एस्टेट बूम के बाद अब इस एक्सचेंज पर 4 फंड्स लिस्टेड हैं एंड हो सकता है आने वाले टाइम में ये नंबर भी बढ़ जाए। इसलिए हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि REITs को एनालाइज कैसे किया जाए। जैसे एक डेट म्यूचुअल फंड को एनालाइज किया जाता है, REITs का एनालिसिस भी काफी सिमिलर है। अब डेट म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज करते हैं उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे डेट म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते समय हम उसके पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं, ठीक वैसे ही REITs में भी हमें उसके एनालिसिस की शुरुआत पोर्टफोलियो को समझकर ही करनी चाहिए। पोर्टफोलियो को देखना और समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि आपका पैसा कुछ अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट हो रहा हो। तो अब हम अपने 5 स्टेप प्रोसेस की शुरुआत करेंगे एंड एग्जाम्पल लेंगे माइंडस्पेस REIT का। ये एग्जाम्पल सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए है, कोई बाय कॉल नहीं है। सबसे पहला स्टेप आता है इवैल्यूएटिंग द पोर्टफोलियो। इस स्टेप में हम ये देखेंगे कि एक REIT कौन सी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है एंड उनका जियोग्राफिक स्प्रेड क्या है। अगर हम माइंडस्पेस की बात करें तो इंडिया में उनका जियोग्राफिक स्प्रेड है अक्रॉस मुंबई, चेन्नई, पुणे एंड हैदराबाद। अब हम ये देखेंगे कि वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई ऐसी REITs हैं जिनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, यानी कि वो कमर्शियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल, IT ऑफिसेज, इन सब में इन्वेस्ट भी करती हैं। अगर एज एन इन्वेस्टर आपको एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर चाहिए तो आप बाकी REITs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहिए तो माइंडस्पेस जैसे REITs में इन्वेस्ट करना बेटर होगा।
कंसंट्रेटेड REITs का एक एडवांटेज और ये भी है कि उन्हें एनालाइज करना आसान है। अगर हम माइंडस्पेस की बात करें जो सिर्फ IT ऑफिसेज में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे में आपको सिर्फ ये जानना है कि IT स्पेस में आजकल क्या चल रहा है। ऑल्सो आपको ये भी देखना चाहिए कि REITs के क्लाइंट्स कौन से हैं ताकि उनकी रेंटल इनकम का अंदाजा लग सके। अगर हम माइंडस्पेस की बात करें तो 75.4% तक के उनके क्लाइंट्स MNCs हैं एंड उनकी टॉप 10 क्लाइंट्स की रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर इनको इनकी रेंटल इनकम कुछ टॉप 1, 2 या फिर 3 क्लाइंट्स से ही आ रही हो तो कंसंट्रेशन रिस्क और भी बढ़ जाता है एंड ये किसी भी REIT के लिए अच्छी बात नहीं होगी। लास्टली, जब हम जियोग्राफिकल स्प्रेड देख रहे हैं तो उसमें इन 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें। अब जिस भी सिटी या फिर टाउन में इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पर बिजनेस का ग्रोथ अच्छा हो, दूसरा कंसंट्रेशन ना हो एंड तीसरा ये कि वहाँ पर करप्शन या फिर गवर्नमेंट की कोई स्ट्रिक्ट रूल्स ना हो जिसकी वजह से बिजनेस को आगे प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम आए। अब हम आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर जो कि होगा इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल्स। इसमें हम 3 चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, रेवेन्यूज को, नेट प्रॉपर्टी इनकम एंड एट्रीब्यूटेबल शेयर प्राइस पर यूनिट होल्डर। रेवेन्यूज में लार्जली हमारी रेंटल इनकम ही आती है, लेकिन कई बार इन रेवेन्यूज में मेंटेनेंस सर्विसेज भी आते हैं। माइंडस्पेस के केस में उनके फाइनेंशियल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। माइंडस्पेस की फाइनेंशियल्स को देखकर ये क्लियरली समझ में आता है कि उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी रेंटल इनकम बढ़ रही है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, आपको हिस्टोरिकल ग्रोथ के नंबर्स भी देखने चाहिए, YOY ग्रोथ आइसोलेशन में स्टडी नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम की। नेट प्रॉपर्टी इनकम का मतलब है जब हम अपने रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। रेवेन्यूज यहाँ पर हमारी रेंटल इनकम है, तो वहीं हमारे एक्सपेंसेस हमारी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो नेट प्रॉपर्टी इनकम से हमें ये पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली नेट बेसिस पर प्रॉफिटेबल थी या नहीं। और एक्सपेंसेस और टैक्सेस एडजस्ट करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि REITs प्रॉफिटेबल हों ताकि उनके पास शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनकम हो। माइंडस्पेस के केस में एज ऑफ मार्च 2023 उनकी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम पर यूनिट होल्डर थी 24 करोड़ तक की। अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर। हम सब जानते हैं कि इतनी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है REITs को कई बार इन फंड्स को बोरो भी करना पड़ता होगा। लेकिन बोरोइंग तब तक ठीक है जब तक आप उसे मैनेज कर पाओ। इसलिए इस थर्ड स्टेप में हम इवैल्यूएट करेंगे REITs की डेट पोजीशन को। इसमें हम REITs की इंटरेस्ट कवरेज रेशो को स्टडी करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब कि इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने में कितना टाइम लगता है। तो इस केस में हम कंपनी के EBITDA को डिवाइड करते हैं उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस से, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट से। माइंडस्पेस के केस में उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 4.5 टाइम्स का। इसका मतलब ये कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.5 टाइम्स है उनके इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। इसका मतलब वो अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस इजीली पे ऑफ कर सकते हैं एंड ये नंबर जितना ज्यादा हो कंपनी के लिए उतना बेटर होता है। इसके अलावा हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट को भी एनालाइज करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लोन्स लिए गए हैं और उनके इंटरेस्ट एक्सपेंस को टोटल किया जाता है और एवरेज निकाला जाता है। माइंडस्पेस के केस में ये नंबर है 7.7% तक का। ये नंबर जितना कम हो उतना बेटर होता है, बिकॉज उतनी ही अच्छी हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो होगी एंड उतना ही बेटर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसके साथ साथ हम वेटेड एवरेज मैच्योरिटी ऑफ डेट को भी एनालाइज करते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे लोन का टेन्योर कितना लंबा है एंड कितनी जल्दी पे ऑफ किया जा सकता है। माइंडस्पेस के केस में ये नंबर है 5.4 इयर्स तक का। अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट कम है लेकिन टेन्योर ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी के फंड्स कहीं तो भी लॉक्ड हैं। लेकिन अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट भी ज्यादा है और टेन्योर भी ज्यादा है तो ये एक कंपनी के लिए वायबल पोजीशन नहीं है। अब हम आते हैं स्टेप 4 में, जहां पर हम ऑक्यूपेंसी एंड टेनेंट लीज अरेंजमेंट्स को एनालाइज करेंगे। ये सिंपल है, ऑक्यूपेंसी रेट जितना ज्यादा होगा REITs के लिए उतना बेटर होता है। अगर ऑक्यूपेंसी रेट कम हो रहा है या फिर डिक्लाइन हो रहा है तो ये 2 कारणों की वजह से अच्छी बात नहीं है। पहला ये कि इसका मतलब है आपके कस्टमर्स स्टिकी नहीं है, यानी कि लॉन्ग रन में आपके साथ नहीं है और अपनी लीज को रिन्यू नहीं करवा रहे। और दूसरा ये कि मार्केट में बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स आपके साथ लॉन्ग रन की अरेंजमेंट में नहीं है। इसलिए हमें ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ YOY बेसिस पर नहीं बल्कि हिस्टोरिकल ग्रोथ नंबर्स भी देखने चाहिए। इसके अलावा आपको एवरेज टेन्योर ऑफ लीज अरेंजमेंट को भी स्टडी करना चाहिए।
REITs की लैंग्वेज में इसे वेल कहा जाता है, मतलब वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी लीज जो है वो कब और कैसे रिन्यू होगी। अगर तो वेल शॉर्टर है तो इसका मतलब ये है कि लीज जल्दी रिन्यू होगी एंड आपके पास नेगोशिएशन का अच्छा खासा चांस है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है आपकी रेंटल इनकम स्टेबल ना हो। एंड लॉन्गर वेल से हमारा मतलब ये है कि हमारी लीज का टेन्योर लंबा है। यहाँ पर आपकी रेंटल इनकम तो स्टेबल होगी, लेकिन रेंट नेगोशिएशन के चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। माइंडस्पेस के केस में वेल का नंबर 7 ईयर्स तक का है, जो कि काफी डिसेंट है। इसके साथ साथ आपको रिटेंशन रेट भी देखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा रिटेंशन रेट होगा उतनी ही स्टेबल रेंटल इनकम होगी। अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टेप पर, जो कि है REITs की वैल्यूएशन को एनालाइज करना। इस स्टेप पे हम वैल्यूएशन के 3 पैरामीटर्स एनालाइज करेंगे। सबसे पहला फेयर वैल्यू ऑफ NAV, दूसरा प्राइस टू बुक रेशियो एंड तीसरा डिविडेंड यील्ड। फेयर वैल्यू ऑफ NAV बेस्ड होती है कंपनी के एसेट्स पर और मैनेजमेंट उसकी क्या वैल्यू लगाती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब वो एसेट खरीदा गया था उसके बाद ओवर द टाइम उस एसेट की वैल्यू क्या बनी। इसके साथ साथ कुछ एडिशंस या फिर लाइबिलिटीज भी हुई होंगी, उनको एडजस्ट करने के बाद उस एसेट की फेयर वैल्यू क्या निकल कर आती है। अगर हम माइंडस्पेस की बात करें तो आज वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम माइंडस्पेस की फेयर वैल्यू ऑफ NAV है 371.9 पर यूनिट। अब हम बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो की। एज द नेम सजेस्ट, करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। करंट मार्केट प्राइस तो हमें एक्सचेंजेस से मिल जाएगा और बुक वैल्यू हमें कंपनी की P&L स्टेटमेंट से मिलती है। माइंडस्पेस के केस में इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू करंटली 1.23 टाइम्स तक की है। अगर आप इसे कैलकुलेट ना करना चाहें तो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर जाकर भी इसके नंबर्स को देख सकते हैं एंड यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविडेंड यील्ड। इस केस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करना चाहिए। माइंडस्पेस का डिविडेंड 6.2% तक का है। अब जब हमारे पास डिविडेंड यील्ड का नंबर आ जाता है तो वो बेटर है या नहीं, इसके लिए हमें उसे एक रिस्क फ्री रेट से कंपेयर करना चाहिए। एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए रिस्क फ्री रेट होता है बैंक FD का रेट। अगर हमारी डिविडेंड यील्ड हमें बैंक FD के रेट से बेटर रेट दे, दैट इज व्हेन इट इज बेनिफिशियल। अगर हमारा REIT का मार्केट प्राइस बढ़ रहा है और उसकी डिविडेंड यील्ड भी बढ़ रही है तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि REITs को एनालाइज करने की शुरुआत हमें उसके पोर्टफोलियो से करनी चाहिए, जहां हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनका जियोग्राफिक स्प्रेड क्या है, उनके टॉप क्लाइंट्स कौन से हैं एंड अगर उनके टॉप क्लाइंट्स MNCs हैं तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप में हमने REITs के फाइनेंशियल्स के पैरामीटर्स को डिस्कस किया, जहां पर हमने रेवेन्यूज, नेट प्रॉपर्टी इनकम एंड एट्रीब्यूटेबल इनकम पर शेयर होल्डर के नंबर्स को एनालाइज किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने REITs की डेट पोजीशन को एनालाइज किया, जहां पर हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ साथ एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट और एवरेज मैच्योरिटी ऑफ डेट के नंबर्स को भी एनालाइज किया। फोर्थ स्टेप में हमने ऑक्यूपेंसी एंड टेनेंट लीज जैसे अरेंजमेंट के नंबर्स देखे, जहां पर हमने वेल को डिटेल में डिस्कस किया। एंड लास्टली वैल्यूएशंस की बात करते समय हमने फेयर वैल्यू ऑफ NAV, डिविडेंड यील्ड एंड प्राइस टू बुक रेशियो के नंबर्स देखे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।